So today we will start the performa of statement of profit and loss account. बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि हम 2 years का फिगर लेते हैं जस्ट फॉर द कंपैरिजन. सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है उसमें भी 2 years का ही फिगर लिया जाता है. पार्ट 2 बोलते हैं इसको. यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी कंपनी का नाम होगा जिस कंपनी के लिए हम ये बना रहे हैं, तो नेम ऑफ द कंपनी. उसके बाद इसके नीचे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कौन से टाइम पीरियड के लिए है, फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, जो भी ईयर होगा. ठीक है. देन वी विल राइट हियर पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद फिर नोट नंबर, जो नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाते हैं उसका जो भी नोट नंबर होगा. फिर फिगर्स फॉर करंट ईयर एंड फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले जो पर्टिकुलर्स हमारे पास आएंगे उसके अंदर हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस लिखते हैं, और वो क्या हैं जो हम बिजनेस कर रहे हैं और वो कौन से हैं. उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम हमारी आती है. तो ऑपरेटिंग इनकम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर 1 पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, हम एक एक करके पहले इन्हीं को समझेंगे. फॉर्मेट तो समझ में आ गया आपको कि पर्टिकुलर्स लिखना है, नोट नंबर है, फिर फिगर फ्रॉम करंट ईयर है और फिगर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मतलब जिसमें हम काम कर रहे हैं, बिजनेस जिस चीज का हम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस. तो उसके अंदर हम गुड्स को सेल करते हैं और उनको सेल करने से जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. तो इसका मतलब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें शामिल करेंगे. अगर हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुड्स जो भी हम बेच रहे हैं उसके ऊपर, और इसमें से हम करेंगे लेस रिटर्न. अगर हमने कुछ रिटर्न, सेल्स रिटर्न आप शो करते हैं. अगर हम प्रोडक्ट की बजाय सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज. अगेन नेट आता है यहाँ पर. नेट का मतलब क्या है कि जो भी इसके अगेंस्ट कुछ भी हमने खर्चा किया होगा वो हम इसमें से माइनस कर देंगे. तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से हमने माइनस किया रिटर्न. इसी तरह से रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज. ये लिखने के बाद इसके अलावा अगर कोई भी ऑपरेटिंग नेचर का रेवेन्यू है जो बिजनेस की वजह से हुआ है तो वो यहाँ पर हमारा इंक्लूड होगा. तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपने P&L के स्टेटमेंट में नहीं दिखानी है, ये आपने दिखानी है नोट्स टू अकाउंट्स में. लेकिन मैं आपको यहाँ एक एक पर्टिकुलर समझा रही हूँ तो मैं उसकी डिटेल यही बता रही हूँ. तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से रिटर्न माइनस किया. रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, वहां से अगर कुछ रिटर्न है तो माइनस किया. अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसमें से अगर हमने कोई एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की है वो माइनस हो जाती है. अब ये सारी चीजें नेट जो आती हैं इसको हमने नोट नंबर 1 में डाल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखा देना है. क्लियर है यहाँ पर. अब ये जो हमारी रेवेन्यू आई थी ये तो थी उस चीज में जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस है. लेकिन इसके अलावा अगर हमें कहीं से भी कोई इनकम होती है तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आएगी, अदर इनकम की कैटेगरी में. और इस अदर इनकम की कैटेगरी के लिस्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं. यू कैन टेक रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, देन जो हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं, मान लीजिए वो राइट ऑफ हो गए, रिटर्न बैक, उन्होंने वापस ले लिया कि भी हमें नहीं चाहिए जो भी आपका सामान है, तो वो हो गए क्रेडिटर्स. उसके बाद कोई हमारा प्रोविजन हमने पहले किया था, एक्सेस प्रोविजन, वो वापस हो गया. तो इस तरह की कोई भी अलग से इनकम आती है जो हमारी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है उसको हम शामिल करते हैं किसके अंदर, अदर इनकम के अंदर. यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम. इन दोनों का टोटल करके आप नंबर 3 पे लिखते हैं. फिर
ये जो हमने अभी तक लिखा नंबर 1 और नंबर 2 पे, इन दोनों का टोटल करके आप नंबर 3 पे लिखेंगे एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर टोटल इनकम. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसके बाद सेकंड आया आपका अदर इनकम. अदर इनकम के बाद ये जो दोनों का टोटल आ जाएगा आपके पास, ये आपका कहलाएगा टोटल इनकम. यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम. ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है एक्सपेंडिचर्स की. तो एक्सपेंसेस वी विल राइट एट नंबर 4. अब एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा? हम बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हम मटेरियल लाते हैं, उस मटेरियल को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट करने के लिए में कन्वर्ट करने के लिए हम खर्चे करते हैं. तो सबसे पहला खर्चा तो रॉ मटेरियल का ही हो गया. तो एक्सपेंसेस में हमारा सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो होती है वो कैसे निकाली जाती है? आपने कंजम्पशन बहुत बार निकाली है. इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ये जब हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसके बाद अगर हमने कोई स्टॉक बना बनाया खरीद लिया ट्रेडिंग करने के लिए, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. कुछ चीजें तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं जिसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ जो है वो हम सीधा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड करते हैं. तो दैट इज नोन एज कि हमने बना बनाया सामान खरीदा जिसकी हम ट्रेडिंग करेंगे, जिसको हम बेचेंगे. तो वो खर्चा हमने जो परचेज पे किया दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. उसके बाद सी कैटेगरी में हमारे पास आता है चेंज ऑफ इन्वेंट्री. 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं हमारे पास. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा यहां पर, तो उसका डिफरेंस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस कल भी बताया था मैंने आपको कि जब काम चल रहा होता है तो जरूरी नहीं होता कि जब हम अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट करें, जब हम क्लोज करें तो अकाउंट हमारा जब क्लोज हो रहा है तो काम खत्म ही हो गया होगा. तो सम टाइम्स काम खत्म नहीं होता, काम चल रहा होता है. तो जब वो काम चल रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें यहाँ पर दिखाना है. और अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड हो तो वो भी हम शो करेंगे. तो इन तीनों का जो नेट बैलेंस होगा दैट वी हैव टू शो इन द कैटेगरी ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री. तो एक्सपेंसेस में अभी तक हमने 3 चीजों की बात की है. सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, नंबर 2 पे है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और नंबर सी पे है चेंज इन इन्वेंट्री. अब क्योंकि हमने रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो यहीं पर कंसीडर कर लिया, तो उसके अलावा 3 चीजों का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बचा था, वो हमने कहां पर शो किया है? चेंज इन स्टॉक में, चेंज इन इन्वेंट्री में. चाहे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का था, चाहे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का था, चाहे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक इन ट्रेड का था. तो ये तीनों चीजें आपने यहाँ पर दिखानी है. अब इसके बाद ये 3 करने के बाद हमारे पास डी पॉइंट आता है और ये डी क्या है? इट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. डी पॉइंट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वेजेस जो हम पे करते हैं, सैलरीज जो स्टाफ को पे की जाती हैं, कोई बोनस है, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जो दिया जाता है, ग्रेच्युटी जो दी जाती है, जो भी एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जाते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, कुछ भी हो गया, तो उसको जो भी हम खर्चा देते हैं एम्प्लॉयज के लिए, जो हम खर्चा करते हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो खर्चा करते हैं, वो सब हम कौन सी कैटेगरी में दिखाते हैं? डी कैटेगरी में दिखाते हैं. देन हमारे पास आता है ई कैटेगरी. ई कैटेगरी में कौन सी है? फाइनेंस कॉस्ट है.
हमने खर्चे तो सारे दिखाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे वो किसी भी सूरत में किए गए हों। तो अब देखो, अब वन बाय वन हम सारे कवर कर रहे हैं। पहले हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे किए, फिर हमने एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे किए। अब एम्प्लॉय के बाद बारी किसकी आई? फाइनेंस कॉस्ट की। हम पैसा लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो जब हम बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लेते हैं तो उस पैसे को यूज करने के बदले में हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, और उस पेमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, लाइक इंटरेस्ट चार्जेस। अगर हमने लोन लिया है तो हमें उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, इंटरेस्ट पेड ओवरड्राफ्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, किसी भी चीज पर हो सकता है। तो ये जो खर्चे होंगे ये सारे के सारे कैटेगरी ई में आएंगे, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनेंस कॉस्ट के साथ साथ सारी की सारी अदर बोरोइंग कॉस्ट भी इसी में शामिल होती हैं, कि कुछ भी आपने उधार लिया है और उसके लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा। यहां तक क्लियर है? यस मैम। देन आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोनों में क्या फर्क होता है? जो तो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो होती हैं डेप्रिशिएट, और जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको हम करते हैं अमोर्टाइज। आपने देखा होगा जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो एक लैंग्वेज लिखी रहती है, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क्स रिटर्न ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उनका अमाउंट धीरे धीरे खर्चे में डाल रहे हैं, जो भी हमने किया था उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसको हम कैश में तो पे नहीं करते, तो एक एसेट जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, हम उतना अमाउंट P&L में डालते रहते हैं कि ये हमें नुकसान होता जा रहा है, तो ये हमारा एक किस्म का खर्चा है, तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर वो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हो तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर जी, और जी पॉइंट में वो हर खर्चा आ जाएगा जो कहीं भी ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आया। तो हमने एक ही कैटेगरी बना दी उसकी, दैट इज अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में आपके पास कोई भी खर्चा हो, चाहे वो फ्रेट है, रेंट है, इंश्योरेंस है, लाइटिंग है, कोई भी ऐसा खर्चा जो आप ऊपर किसी कैटेगरी में उसको नहीं दिखा पाए, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, कन्वेंस चार्जेस हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, एंटरटेनमेंट चार्जेस हैं, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दैट विल कम अंडर द अदर एक्सपेंसेस category. So you see, depreciation we charge for what? We charge for tangible assets. Amortization we do for intangible assets, and all the other expenses that will come under this category. So am I clear? यस मैम। ओके, अब आपने जितना अभी तक किया इसमें हमने दो बातें सीखी हैं। सबसे पहले हमने टोटल इनकम लिख ली। अब टोटल इनकम के बाद हमारे पास अभी जो हमने जी पॉइंट तक किए ये थे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर। तो किसी भी बिजनेस को जब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, सबसे पहले उसको देखना है कि मुझे साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो अब हमने अभी तक जो किया था, यानी कि मैंने आपको पहले बताया पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम सेल और रेवेन्यू फ्रॉम हमने क्या लिया था? अदर इनकम। तो इन दोनों को लेने के बाद ये हमारी आ गई टोटल इनकम। टोटल इनकम में से हमने लेस किए टोटल एक्सपेंडिचर्स। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर्स लेस करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट आता है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर exceptional and extraordinary items. अभी यहां तक जो हमने किया है इसमें कोई क्वेरी है? नो मैम। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि हमने पहले दो पॉइंट्स में ले लिए इनकम, यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, और अदर इनकम, दो ही ली थी हमने, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने लिखा था टोटल इनकम। देन मैंने आपको फोर्थ पॉइंट पे ABCD करके सब पॉइंट्स करके सारे के सारे एक्सपेंसेस के बारे में बताया। अब पांचवें नंबर पे मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये हमारा जो प्रॉफिट आएगा
इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमें ये समझना है कि ये कौन सी आइटम्स हैं जिनको हम एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स अब 5वें नंबर के बाद 6 नंबर पे बारी किसकी आएगी? एक्सेप्शनल आइटम्स की। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है जिनको हमें यहाँ पर लिखना है? एक्सेप्शनल नाम से तो पता लग रहा है ना कि इट इज नॉट समथिंग विच इज डन इन रेगुलर कोर्स। तो दैट मीन्स व्हाट इज एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल आइटम्स वो होती हैं जो होती तो ऑर्डिनरी कोर्स से रिलेटेड हैं, बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स से ही रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिकली इनका कुछ इंपॉर्टेंस है, ये स्पेसिफिकली एक्सेप्शनल रूटीन में नहीं है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी फिक्स्ड असेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, वी डिस्पोज्ड ऑफ सम फिक्स्ड असेट्स, हमने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज ऑफ का मतलब कि हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, सेल कर दिया, वो खत्म हो गई, उसको रद्दी में बेच दिया। तो एक्सेप्शनल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड टू ऑर्डिनरी एक्टिविटी। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम इज रेलिवेंट टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी यूजर है उसको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि हमारी कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो एक्सेप्शनल हैं, कि ये आइटम्स अब बिजनेस में नहीं है, हमने इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। कोई भी ऐसे जैसे हमने कोई चेंजेस हुए हैं, कोई लॉ में चेंजेस, लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ हमें असेट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, या कोई हमने एंटरप्राइज की किसी एक्टिविटी को रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो ये जो होती हैं ये एक्सेप्शनल आइटम्स होती हैं। इनको हम नंबर 6 में दिखाएंगे। जो भी हमारा खर्चा हुआ है वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हैं? जो बहुत रेयर अकर होती है, जिसको मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई फिस्कल पॉलिसी में चेंज कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि आप 4 तरह का बिजनेस कर रहे थे, उसमें से एक बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो रहा है क्योंकि उसको कंटिन्यूसली लॉसेज आ रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो रूटीन बिजनेस का नहीं है। यहाँ तो हम कह रहे थे वो ऑर्डिनरी कोर्स का है, एक्सेप्शनल जरूर है लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स का है। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। ये अलग है क्योंकि ये रेयर होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है, आपको करना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इन सब के बाद यानी कि ये जो हमारा आया था उसमें से जब हम एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेस कर देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हमने पे करना होता है टैक्स, जो भी हमारा होता है, चाहे वो करंट टैक्स हो चाहे डेफर्ड टैक्स हो, जो भी हमने पे करना है वो हम यहाँ से पे करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आएंगे दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पीएटी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कि जो बिजनेस चल रहे हैं, जो कंटिन्यू है। यहाँ तो हमने कहा ना कि कोई बिजनेस हमने बंद ही कर दिया तो उस बिजनेस को बंद करने से जो खर्चा आया वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो जो बिजनेस कंटिन्यूड है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर हमने कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू किया था, उससे कोई लॉसेज हुए, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर हमारे कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस पे कोई टैक्स एक्सपेंसेस पेंडिंग थे, वो हमने माइनस किए, वो भी यहाँ से माइनस हो जाएंगे। अब ये देने के बाद जो हमारा आएगा दैट विल बी आवर नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता है, इसको हमने एंड में एक स्टेटमेंट दिखानी होती है दैट इज अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? जो हमारे नेट प्रॉफिट आते हैं अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये हमारे पास आ जाता है अर्निंग पर शेयर। समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. So it was the performa of statement of profit and loss account. कल हम एप्रोप्रिएशन और डिविडेंड टैक्स की बात करेंगे।